अच्छा बच्चे ये बताओ, जियोट्रॉप्स का क्या मीनिंग है? मैंने आपको लास्ट में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होमवर्क में वीडियो लेक्चर भेजा था ताकि आप उसके थ्रू वो टॉपिक थोड़ा आराम से शांति से करने वाला टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपको वो वीडियो लेक्चर में सेंड किया था। जियोट्रॉप का मीनिंग क्या था? ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में, जियोट्रॉप एंड एजियोट्रॉप। दक्ष का जवाब ठीक है। जियोट्रॉप का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। और जैसे आज मैं दोबारा से भेज दूंगा बेटा, मुझे याद दिला देना, अदरवाइज लेक्चर शायद ऑन ही होगा, नहीं तो मैं दोबारा भेज दूंगा। तो जियोट्रॉप्स का मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जिनको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, और एजियोट्रॉप का मीनिंग हुआ ऐसे सॉल्यूशन जिनको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। और जैसे वैसे बताऊं, आज मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया है, प्रिपेयर सॉल्यूशन इन 40 मिनट्स। अगर उस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो वहां पर भी आपको वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो, वो भी एक ही बात है। आज हम सीधा चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पिछले साल तक कहें और या अगला साल कहें, इस टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन आप बच्चों को जो कोरोना काल का डिस्काउंट ऑफर मिला हुआ है कि इसके न्यूमेरिकल थोड़े से डिक्रीज हो गए। गुड इवनिंग परम, इसके न्यूमेरिकल थोड़े से डिक्रीज हो गए हैं, तो इसीलिए जो भी आपके लिए यहाँ रिड्यूस्ड पोर्शन है, जरा उसको जान लो और उसके बारे में तैयारी कर लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्सटेंस इसे नहीं शो करता, सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन ही इसे ऑब्जर्व करते हैं। गुड इवनिंग मनन, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वही सॉल्यूशन शो करेंगे जिनके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो करता। सो वी कैन से these are those properties of the solution which depends upon number of non volatile solute particle। ये नेचर पे नहीं डिपेंड करती, ये नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो दे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। इनके दो नाम और हैं। एक फेमस नाम है, इसे डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आपको याद रखना है, ऑल्सो कॉल्ड एज डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिव शब्द डेमोक्रेसी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इलेक्शन में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार बनाता है। तो यहां पर भी ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। और इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता था, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लेकिन आपने सिर्फ दो ही शब्द मेनली ध्यान रखने हैं, आइदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही लिखेंगे, दीज आर दोज प्रॉपर्टी which depends upon number of non volatile solute particle, इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं और वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आपने रोल्स लॉ के साथ पढ़ लिया था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये आप पहले पढ़ चुके हो। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि रोल्स लॉ के थ्रू हो चुका है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में होता था एलिवेशन इन ऑस्मोटिक प्रेशर,
लेकिन एलिवेशन एलिवेशन शब्द 2 बार आ जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, पानी है, पानी में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खास तौर पे ध्यान रखना, सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट, NaCl, शुगर, ग्लूकोज, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड यूरिया, ये 3 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको याद रखने हैं। तो अगर मैं पानी में नमक मिला देता हूं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, एलिवेशन ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसे कहा जाता है। तो इन जनरल भी अगर आपसे कभी पूछ लें कि भाई पानी में शुगर डाल दिया, तो बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 रहेगा, 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, शुगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो शुगर डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उसका। अब जैसे ये कह दिया कि पानी में बर्फ जमती है 0 डिग्री पे, सपोज पानी में बर्फ जमती है 0 डिग्री पे, अब बताओ पानी में शुगर डाल दें तो क्या वो बर्फ 0 डिग्री पे आ जाएगी या उससे कम टेम्परेचर पे जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब वो 0 डिग्री पे बर्फ नहीं जमेगी, 0 से लोअर टेम्परेचर पे जाके बर्फ जमेगी। तो इस तरह से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह से इन दोनों चीजों को, इन सभी चीजों को मतलब यहाँ पर याद रखना। अब जल्दी से यहाँ पर शुरुआत करते हैं और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पूरे टॉपिक में क्या-क्या चीज याद रखनी है और किस तरह से याद रखनी है, जरा एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। आप बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन शायद याद हो। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई लिक्विड है, अब इस लिक्विड में वेपर होते हैं और इन वेपर का एक प्रेशर होता है जिसे वेपर प्रेशर कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। ऊपर एटमॉस्फेयर होता है और वहां पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो वेपर प्रेशर जो वेपर्स की वजह से होता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की गैसेस की वजह से होता है। आप इस लिक्विड को हीट करते हैं, जैसे जैसे आप हीट करेंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आप हीट करोगे तो नंबर ऑफ वेपर बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ वेपर अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हीट करोगे वेपर बढ़ेंगे, वेपर बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक कंडीशन आएगी कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इस टॉपिक को समझते वक्त बॉइलिंग पॉइंट की यही डेफिनेशन याद रखना, वरना बच्चे पता है क्या याद रखते हैं? बी फॉर बॉइलिंग, बी फॉर बुलबुले, कि जब पानी में आ गए बुलबुले, पानी उबल जाता है, पानी बॉईल हो जाता है। लेकिन वो डेफिनेशन नहीं, वो तो एक चाइनीज डेफिनेशन होगी, वो नहीं आपने याद करनी। आपने ये याद करना है कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। इसको याद रखना। अब जरा एक ग्राफ यहां पर लेते हैं, और ये ग्राफ जब आपके एग्जाम में ड्रॉ करना आया था ना, तो बच्चे जवाब दे ही नहीं पाए थे, ये उनसे सॉल्व हुआ ही नहीं था। लेट यहां है टेम्परेचर और यहां है प्रेशर या वेपर प्रेशर, कुछ भी कह सकते हो। सपोज आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ में इस पॉइंट पे दिया गया है। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो मैं ऊपर लाइन लगा रहा हूं ना, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सॉल्वेंट का यानी प्योर लिक्विड, जैसे प्योर पानी है, पानी का वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर पे गिवन है, आपको किसी टेम्परेचर पे गिवन है। अब आप इस पानी को बॉईल करते हो, जैसे जैसे बॉईल करोगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो वो टेम्परेचर जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ,
इसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। टी नॉट का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इसको कहा जाएगा। सॉल्वेंट था, उसको हीट किया, बॉईल किया और उसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किया। अब राइट हैंड साइड पे देखो, अब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देता हूं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां गिवन है आपको। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाऊंगा तो इस वजह से ये वेपर प्रेशर घट जाएगा। लेट ये है आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर को घटा देता है। फिर आप इसको हीट करेंगे क्योंकि आपने बॉईल करना है। आप हीट करेंगे, हीट करेंगे, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और इसे हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के नाम से पहचाना जाएगा। तो हमें पहले तो इस ग्राफ को अच्छे से जान लेना है। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट का। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन, एक ही बार आया है ये क्वेश्चन इस तरह से कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उस वक्त बच्चों के दिमाग में आया ही नहीं था कि ये ग्राफ है जो वहां पर आपसे पूछा गया है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आपने लिख लेना है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना आ गया, ये आज सामने गिवन है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट और टीबी क्या हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो इस डिफरेंस को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, तो इस फार्मूले को देख के आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट। ये हमारे पास बनेगा टीबी माइनस टी नॉट। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर है तो न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया जाए, वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 100 डिग्री रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, ये जो डेल्टा टीबी है सामने, इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये देखो ये एक डिफरेंस है। डेल्टा टीबी इज अ डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये और इससे अगला ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर आप किसी भी यूनिट में ले लो, आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, चाहे आप फारेनहाइट में ले लो, डेल्टा टीबी सेम आएगा। जैसे देखो मैं कहता हूं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से अगर आप डेल्टा टीबी सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट आएगा। और अगर मैं इसी टेम्परेचर को केल्विन में ले देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 110 का मतलब 283 और 100 सॉरी इट इज नॉट 283, इट इज 383 और 100 डिग्री का मतलब 373 और ये भी सॉल्व करके कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल में ये बात खास तौर पे गांठ बांध लेना कि टेम्परेचर किसी भी यूनिट में दिया गया हो वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे वो केल्विन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेल्टा टीबी एक डिफरेंस है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग बुक में सॉल्यूशन देखते हो, कहीं केल्विन में होगा कहीं डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, पजल हो जाते हो। यहां से इस बात को ध्यान रख लो कि टेम्परेचर की कोई भी यूनिट हो सकती है, बस वो सेम होनी चाहिए। एक और चीज, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने कहा था कि पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला,
उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। मैंने पानी में और नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया। अगर मैं और नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाऊंगा तो ग्राफ में देखो तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। अगर और नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाऊंगा तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। फिर मैं इसे बॉईल करूंगा और आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कंसंट्रेशन का बेस्ट मेथड है मोलैलिटी। सो आई कैन से डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा केबी। तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, याद रखना। नाउ व्हाट इज केबी? इसके दो नाम हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये इसका फेमस नेम है। लेकिन दूसरा नाम भी याद रखना है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ये नाम आपने यहां पर इसका याद रखना है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ध्यान रखना ना। इक्वेशन नंबर 2 से हमने देखा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ लेट मोलैलिटी इज 1, मोलैलिटी को 1 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी? डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी, ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बदल जाएगी, क्योंकि मोलैलिटी की वैल्यू को हमने 1 मान लिया, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब यहीं पर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन है डिफाइन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। आपको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन करना है। अब बड़ी आसानी से इस एक्सप्रेशन से आप एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है, आ जाएगी डेफिनेशन, क्या होगी? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है केबी। नाउ यू कैन से केबी may be defined as elevation in boiling point when molality of solution is 1. Elevation in boiling point when molality of solution is 1 और यूनिटी, इसे केबी कहा जाएगा। तो केबी की डेफिनेशन अगर पहले नहीं जानते थे तो अब नोट कर लेना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, इसे केबी कहा जाएगा, और केबी के नाम से ही आपने इसको याद रखना है। इस तरीके से अब एक बात हम बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि जब जब किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखो एक इसका फेमस क्वेश्चन आता है, मुझे जरा वो मैं क्वेश्चन आपको एक बार यहां पर बता देता हूं। बड़ा फेमस क्वेश्चन आपका यहां से पूछते हैं, और फेमस क्वेश्चन देखो ये है, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कूलेंट। ये आपसे पूछा जाता है, कूलेंट किसे कहते हैं? देखो अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पानी रखा है, अगर पानी बॉईल हो गया तो सारा पानी उड़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग वॉयलेंट इवेपोरेशन को कहते हैं। अगर बॉइलिंग शुरू हो जाए तो इवेपोरेशन फास्ट होती है। तो अगर आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री है और मैं उसमें पानी रख देता हूं और उसको बॉईल कर देता हूं तो पानी बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला देता हूं तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी पहले पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब वो 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, किसी और टेम्परेचर पे बॉईल होगा, 110 पे, 120 पे, 130 पे, वो 100 पे बॉईल नहीं होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कूलेंट के नाम से पहचानते हैं। उसे कूलेंट यहां पर कहा जाता है, इस बात को समझना। कूलेंट, मोटर व्हीकल्स में कूलेंट का इस्तेमाल होता है। पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, अच्छा एग्जांपल में नॉन वोलेटाइल सॉलिड में ना
आप इथाइलिन ग्लाइकोल एग्जाम्पल याद कर सकते हो। ये जो साइड में मैं फार्मूला दे रहा हूं ना, CH2OH CH2OH, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई एक इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जाम में व्हीकल्स में क्या यूज है। तो यहां पर ये बात याद रखनी है, व्हाट इज द यूज ऑफ कूलेंट इन मोटर व्हीकल। तो गर्मियों में कई बार होता है ना, गर्मियों में कई बार न्यूज में खबरें भी आती हैं कि व्हीकल जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी और उसमें अपने आप ही आग लग गई। कई बार इस तरह से सीन आता है कि गाड़ी जा रही है, अपने आप आग लग जाती है, क्योंकि जब गाड़ी बहुत ट्रेवल करती है या उसका इंजन ज्यादा काम करता है, जब खाते पीते घर के ज्यादा बच्चे बैठ जाते हैं, इंजन ज्यादा काम करता है, तो वहां पर इंजन गर्म हो जाता है, पानी उड़ जाता है और उसमें आग लग जाती है। अब गाड़ी में जो आग लगी, इसका मेन कारण था कि गाड़ी के रेडिएटर का पानी उड़ गया। पानी क्यों उड़ गया? क्योंकि हीट बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। तो हम उस पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है? पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, पानी को इवेपोरेट होने नहीं देता और इस तरह से हमारे व्हीकल को सेफ रखता है। ये ऊपर आपको आंसर दिया गया है, क्वेश्चन नीचे गिवन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कूलेंट इन मोटर व्हीकल, और ऊपर इसका जवाब है, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कार एंड प्रिवेंट द हीटिंग ऑफ कार इंजन। ये आपको जवाब यहां पर गिवन है, इस पॉइंट को समझो। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे एक तो ग्राफ आता है, एक केबी की यानी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है जो मैंने अभी आपको बताई। कूलेंट पूछते हैं और कूलेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाता है। अब चलो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल, इस टॉपिक के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में जिन फार्मूलाज का ध्यान रखना है ना, लेट्स अंडरस्टैंड कौन से फार्मूले। पहला फार्मूला जो आज मैंने बताया, इसमें ध्यान रहे, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और मैंने कहा किसी न्यूमेरिकल में अगर वाटर सॉल्वेंट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया गया, 100 डिग्री मानना है। दोनों टेम्परेचर की यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी, एम मोलैलिटी, और मोलैलिटी की वैल्यू को अगर यहां पे रख दिया जाए, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी weight of solute into 1000 divided by molecular mass of solute weight of solvent। तो हमारे पास मेनली ये तीन फार्मूले हैं और आपने इन तीन फार्मूलों का यूज करना है। अगर न्यूमेरिकल में वेट दिया जाता है तो थर्ड फार्मूला, अगर मोलैलिटी दी जाती है तो सेकंड फार्मूला, और ऐसे ही डेल्टा टीबी अगर डायरेक्ट बताना हो तो वहां पर फर्स्ट फार्मूला। अब जरा एक क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल solute dissolve in 50 gram of water causes increase in boiling point by 1.93। calculate molecular mass, calculate molecular mass, kb 0.56 केल्विन पर मोलल। केबी की यूनिट केल्विन पर मोलल, ये इसकी यूनिट यहां पे रहेगी, इसकी यूनिट ध्यान रखो। देखो कुछ न्यूमेरिकल हमारे टाइम में हुआ था कि न्यूमेरिकल में केबी की वैल्यू नहीं दी गई थी। तो ऐसे केस में याद रखो कि अगर आपको केबी की वैल्यू नहीं दी जा रही है तो वाटर के लिए केबी याद भी रख सकते हो। अगर आपको केबी की वैल्यू नहीं दी गई तो वाटर के लिए केबी की वैल्यू 0.512, ये आपको याद रख लेनी चाहिए, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड हो। अगर केबी की वैल्यू आपको नहीं दी गई तो ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए।
अब ये देखो सामने जो मैंने क्वेश्चन दिया, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। अच्छा, बच्चों के जवाब भी आ गए। दक्ष का, सलोनी का, मनन का, आर्यन का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सभी बच्चे भी देखा करो, ट्राई करना है। पहले तो जो चीज दी गई है, वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 50 ग्राम, और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे इस बात को समझने में थोड़े से कई बार दिक्कत मानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टेटमेंट को 2-4 बार पढ़ोगे, अपने आप सीख जाओगे। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यहां पर है 1.93। केबी भी आपको गिवन है 0.56। शेवा का जवाब भी ठीक है बेटा। अब बस सारी वैल्यू है, ऊपर दिए गए फार्मूलोज में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? थर्ड फार्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, वेट वगैरह। तो बस यहां पर इनकी वैल्यू को आपने पुट करना है। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहां पे रख देता हूं। डेल्टा टीबी 1.93, केबी आपको गिवन है 0.56, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 50, और ये सॉल्व करके आपका जवाब 11.6। अब देखो क्या कहा है, मॉलिक्यूलर मास कहा है ना, तो यूनिट एएमयू। अच्छा, यहां पर ये बात और बता दूं आपको कि आपको गलती करवाने की एग्जामिनर पूरी कोशिश करेंगे। यहां पर ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मोलर मास पूछा है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट एएमयू या यू। लेकिन अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा होता तो एएमयू गलत हो जाता, वहां यूनिट ग्राम। और अगर मोलर मास पूछा होता, मोलर मास नोट कर लेना इसको, तो यूनिट क्या होती? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर मोलर मास पूछा है तो यूनिट ग्राम पर मोल, यूनिट का मार्क आपके इसमें जरूर ऐड होता है। तो उस नंबर को आप जरा वहां पर लिखना भूलना नहीं, उसको याद रखना। तो जो मैंने यूनिट बताई, उन यूनिट का आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, देखते हैं क्या जवाब दे देते हैं आप। फाइंड आउट मोलर मास, क्वेश्चन है फाइंड आउट मोलर मास इफ 10 gram of non-volatile solute added in 50 gram of benzene, 50 gram of benzene, boiling point increased by 0.3 degree centigrade, Kb is 2.55, 2.55। चलो बताओ इसका जवाब क्या आता है आपके पास। मोलर मास आपको बताना है और वेट आपको गिवन है। देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देगा। दक्ष का आंसर आ गया, ओके देखते हैं। दक्ष करेक्ट आंसर है बेटा। और बच्चे भी जल्दी जल्दी ट्राई करते जाओ, बताते जाओ। मैं भी साथ साथ इसको रीचेक कर रहा हूं कि सही है नहीं है। हाँ ठीक है। देखो सिर्फ दो ही आंसर आए हैं, एक दक्ष ने बताया, एक मैंने बताया। फार्मूला कौन सा यूज होगा? क्योंकि वेट गिवन है,
तो ऑब्वियस है थर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करना है, लेकिन यूनिट के साथ जवाब देना। सोलोनी का जवाब यूनिट के साथ बिल्कुल ठीक है। मनन, यूनिट के साथ जवाब दो बेटा। आर्यन विद यूनिट, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जवाब है। यूनिट लिखना मत भूलें। यूनिट ना लिखने की वजह से कई बार बच्चों के 100 में से 100 नंबर ना आके 100 में से 98 और 99 रह जाते हैं, क्योंकि यूनिट का नंबर डिडक्ट होता ही है। दक्ष ठीक है यूनिट बेटा। माही बिल्कुल सही है। मनन ग्राम नहीं लिखेंगे बेटा, मोलर मास कहा है ना। सेवियर, दिस इज नॉट द आंसर बेटा। दोबारा से कैलकुलेशन करो, दोबारा से करो। आप किसी एक आध वैल्यू को ना आपसे मिस हुई है। मनन, दिस इज अगेन रॉन्ग बच्चे। अब एक ही यूनिट बचती है। 3 यूनिट बताई थी मैंने, 2 तो आप एग्जॉस्ट कर चुके हो, अब एक ही बचती है। आप तभी तो कहता हूं ना, मेरी बातों पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला है उस पे ध्यान दो। मनन, ये तो एक इनोवेटिव आइडिया है, ये जो अब आपने जो दिए है ना यूनिट, ये यूनिट तो इतनी जबरदस्त है कि आपको तो मैं क्या कहूं, किसान आंदोलन में आपको तो सम्मानित करना चाहिए। वहां जाए और जाके अपना इनाम कलेक्ट कर लें। 2 दिन पहले एक नकाबपोश को भी मिला था इनाम, वहां पे आप भी कलेक्ट कर लें। शिव्या, नो दिस इज नॉट द करेक्ट। ओजस्वी, इतना भी प्रिसाइज जाने की कोशिश ना करें। अरे मना, तभी तो कह रहा हूं ना बेटा कि देखो आपने जो G.A.M यूनिट, अब ये तो फिर एक अलग ही यूनिट होगी ना, इनोवेटिव, द नेक्स्ट लेवल। प्रसून, ये जवाब वो है जब मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था तो ये जवाब था, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव है। मनन नहीं बेटा, ग्राम पर मोल। अगर मोलर मास निकाल रहे हैं ना तो यूनिट होगी ग्राम पर मोल। शव्या, करेक्ट आंसर। तो प्रसून बेटा थोड़ा सा चलो देखते हैं, मैं सॉल्व करवाता हूं, आप जरा वैल्यूज को देखना, ठीक है ना। अच्छा देखो क्या क्या कहा। मोलर मास बताना है आपको, पहले हर चीज लिख लेना। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 10 ग्राम गिवन है। हाँ मनन, आप ठीक है पर यूनिट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको 50 ग्राम गिवन है। डेल्टा टीबी 0.3 डिग्री और केबी 2.55। थर्ड फार्मूले का यूज करेंगे। डेल्टा टीबी है, केबी है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास निकालना है, और ये 50 मोलर मास आएगा 1700 ग्राम पर मोल। ये आपका जवाब 1700 ग्राम पर मोल। अब देखो जिन बच्चों का गलत हुआ, कहाँ गलती थी। अगर वैल्यूज ठीक पुट करी तो हम ये मान लें कि हाँ चलो चीजें फिर भी अंडर कंट्रोल हैं, जिसको आगे से इसको देख सकते हैं। दक्ष, इस चैप्टर का टेस्ट थर्सडे को रहेगा बेटा। थर्सडे को आपने इस टेस्ट चैप्टर के टेस्ट की तैयारी करनी है। अब मुझे जरा एक न्यूमेरिकल और सॉल्व आप करके बता दो क्या होगा। व्हाट विल बी द boiling point boiling point of a solution having 18 gram glucose in 100 gram water, Kb H2O 0.52। चलो ये क्वेश्चन ठीक है ना। अब चलो इस क्वेश्चन का जवाब बता दो क्या होगा। एक होमवर्क में दे देंगे, उसको कर लेना, ठीक है ना। और वीडियो लेक्चर में आज खोल दूंगा, बेशक से जिन बच्चों ने आज लेट ज्वाइन किया है वो बेशक से इसको दोबारा से देख लेंगे, तो उससे करना आसान हो जाएगा। प्रियांशु, आज कोई आंसर नहीं आया बेटा, कम से कम इस क्वेश्चन के आंसर को ट्राई करो, जबकि मैंने आज ये लेक्चर आपके पास भेजा हुआ था, तो आपको तो फटाफट इनके जवाब बताने हैं। सोलोनी, यूनिट के साथ जवाब दो बेटा, ऐसे नहीं, प्रॉपर यूनिट।
ओके, आर्यन सलोनी, हाँ आर्यन ने प्रॉपर यूनिट दिया। मनन ठीक है, करेक्ट। दक्ष अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा एक पॉइंट के सेकंड प्लेस पे दिक्कत है। शैव्या करेक्ट जवाब है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब टीबी निकालना है, टीबी। और टीबी के लिए डेल्टा टीबी चाहिए। अच्छा, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, और केल्विन में मानना है तो 373 केल्विन मान लो। माही का जवाब ठीक है, सलोनी का तो मैंने बता ही दिया ठीक है। तो डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी कहां से आएगा? डेल्टा टीबी थर्ड से आएगा। सेवियर एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखना बेटा, मेथड आपका आई थिंक ठीक होगा, बस ये पता है कैलकुलेशन की एक बहुत मामूली सी एरर है, जरा इसको देखो। तो डेल्टा टीबी हमें निकालना है, केबी गिवन है 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट 18,000, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180, और सॉल्वेंट इतना। हाँ प्रियांशु बेटा, दिस इज करेक्ट, प्रसून करेक्ट। 0.52 के आपका डेल्टा टीबी आएगा 0.52, ठीक है ना। हाँ प्रियांशु, ऐसे बेटा सेल्फ कहते हैं ना सेंस ऑफ अचीवमेंट, अगर हम कोई चीज सॉल्व करते हैं तो खुद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं। अब फर्स्ट फार्मूला यूज करो, टीबी माइनस टी नॉट, डेल्टा टीबी आ गया 0.52। अब टी नॉट आपकी मर्जी, आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो या केल्विन, मैं तो ये कहूंगा कि आप दोनों यूनिट में जवाब दो। लेट ये 100 डिग्री, तो टीबी सॉल्व करके आएगा 100 प्लस 0.52, 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन में भी साथ के साथ जरूर लिखाओ इतने केल्विन, ये ध्यान रखो, केल्विन में भी और यहां भी ये जवाब। प्रियांशु, पिछले क्वेश्चन का आंसर था बेटा 1700, 1700 पिछले क्वेश्चन का जवाब था, उसको ध्यान रखो। ये क्वेश्चन का जवाब डिग्री सेंटीग्रेड में भी देना है, केल्विन में भी देना है, भूलना नहीं आप। अच्छा, आप होमवर्क में मैंने आपको उन क्लासेस में भी जवाब दिया था, और एक यहां पर ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ट्राई करना, इसका जवाब आपको जरूर आना चाहिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखो। और एक होमवर्क में मैं आपको ये स्लाइड और दे रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव के लिए है। केबी के ये दो फार्मूले याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। m1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, r गैस कांस्टेंट, जूल में है तो इतना, कैलोरी में है तो इतना, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल, पर मोल। और केबी का दूसरा फार्मूला, यहां पर आपको एलवी दिया गया है, और एलवी क्या है? एलवी है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम, ये है। और सेव्या, आप मुझे ये मैसेज व्हाट्सएप पे भेज देना बेटा, मैं अभी ये जो लेक्चर आपको नहीं असेस कर पा रहे हो, मैं इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये दो फार्मूले हैं, पहले तो इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से रटना है, कॉम्पिटिटिव के लिए है, मेनली बोर्ड के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव के लिए। और फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को देख के सही बच्चे बता दो, फर्स्ट फार्मूला यूज करोगे या सेकंड फार्मूला यूज करोगे? ध्यान से देखो, कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी केबी बताना है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी गई है। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व आपसे हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किलो जूल पर ग्राम, यानी ये है एलवी 2.257 किलो जूल पर ग्राम। चलो मैं इसका मेथड बता ही देता हूं। केशव बेटा, जिसके पास वो लेक्चर नहीं है, मैं सॉल्यूशन की वो आइडियल नॉन आइडियल का लेक्चर वो और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मैं भेज दूंगा, लेकिन आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा,
क्योंकि अब जिस बच्चे ने रिक्वेस्ट किया मैं भूल जाऊंगा, बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं आपके पास सेंड कर दूं। तो हमारा यहाँ सेकंड फार्मूला यूज होगा। आर की वैल्यू क्या लोगे, क्योंकि एलवी किलो जूल में है तो आर की वैल्यू किलो जूल में होती है 8.314 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू होगी, इसको ध्यान रखना। बस आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है और सॉल्व करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव के लिए ये एक ऐसी चीज थी जो हमें यहां पता होनी चाहिए। अब ध्यान रखिए, टेस्ट थर्सडे को होगा। कल और परसों में हमने इस चैप्टर को फिनिश करना है, तो इसीलिए वांटो फैक्टर अब आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो वहां है, और वो मैंने ऑनलाइन कोर्स में आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, डिजिटल वीडियोस के अंदर आपको अच्छे से करवा रखा है। टी नॉट मनन, टी नॉट है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट अगर सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट लेना है, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, आप लेके इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने शुरू से कह रहा हूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही। कल टॉपिक करेंगे, जो भी हमें करना है उसको हम पढ़ेंगे। कल और परसों में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा, कल मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मीटिंग लीव कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम सोच के बताएंगे हमें क्या करना है, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। बाय।